हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से संबंधित कई विधियों के ऊपर चर्चा की है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दौरान हम लोगों ने देखा कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और उससे रिलेटेड कई टर्म्स आए हमारे पास, जैसे जीडीपी आया, जीएनपी आया, एनएनपी आया। अब होता यह है कि जब इन कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द भी उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग को समझने के लिए इन शब्दों को गहराई से जानना जरूरी होता है। अगर इन शब्दों को गहराई से न जाना जाए और वो जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बारे में, केवल अगर उन्हीं को आप सोचेंगे कि यही कंप्लीट हो गया तो आपका जो नॉलेज होगा और आपकी इकोनॉमिक्स की जो समझ होगी वो थोड़ी कमजोर मानी जाएगी। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि नेशनल इनकम से संबंधित जितने भी शब्द आप प्रयोग में लाते हैं या कॉन्सेप्ट को समझने के दौरान आपको जरूरत पड़ती है, उन सभी शब्दों को हम संक्षेप में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे हम आपको बताएंगे फैक्टर कॉस्ट के बारे में, बेसिक प्राइस के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में, और इन्हीं में जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन टैक्सेस के बारे में, प्रोडक्ट टैक्सेस के बारे में, प्रोडक्शन सब्सिडी के बारे में और प्रोडक्ट सब्सिडी के बारे में। अब देखिए, ये शब्द कहीं ना कहीं जीडीपी निकालने की प्रक्रिया में, जीएनपी निकालने की प्रक्रिया में, बेसिक प्राइस जब ग्रॉस वैल्यू एडिशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, उन सब जगहों पर इनकी जरूरत पड़ती है। तो कैसे इनको समझा जाए और कैसे याद रखा जाए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। अगर केवल फैक्टर कॉस्ट को समझा जाए तो देखिए, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स एंड इट इंक्लूड्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। क्या कह रहे हैं ये लोग कि फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो फैक्टर कॉस्ट वो एक्चुअल कॉस्ट है, वो वास्तविक कॉस्ट है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के दौरान किसी उद्योग को या किसी संस्था को लगाना पड़ता है। तो कौन से वो चार फैक्टर हैं जो वास्तविक तौर पर उन्हें लगता ही लगता है? कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी फर्म होगी, तो देखिए, एक तो चाहिए लैंड यानी जमीन जहां पर आप उद्योग लगाएंगे। दूसरा चाहिए लेबर, जहां पर जो लोग काम करेंगे उसमें उनको देना होगा आपको वेज, ये आपका खर्च होगा, यानी इंडस्ट्री होने के नाते आपको वेज देना होगा। लैंड के बदले में आपको रेंट देना होगा या रॉयल्टी देनी होगी। कैपिटल, पूंजी लगाना होता है। तो पूंजी आप अगर बैंक से कर्ज लेके आप पूंजी लगा रहे हैं या आप जिस भी तरीके से कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट खर्च करना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण घटक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो इन सब चीजों की रिस्क ले रहा है। रिस्क लेना एक बड़ी चीज होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, यानी अपनी परिश्रम से, अपनी सोच, अपनी प्रबंध से क्या करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये जो बेसिक चीज है, जब किसी भी इंडस्ट्री में कोई वस्तु बनता है, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी फर्म में जब कोई वस्तु बनता है या कोई सेवा का निर्माण होता है, सर्विसेज क्रिएट होते हैं, उन सब में ये चीजें लगती हैं। और शुरुआती तौर पर जो वस्तु की कीमत होगी, अभी देखिए इसमें टैक्सेस हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, टैक्सेस तो इंक्लूड नहीं किए, यानी सरकार को जो भुगतान किया गया है उन सब से मतलब नहीं है, वो आगे जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनिशियली कोई आपको सब्सिडी दी है, कोई अनुदान दी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जमीन पर अनुदान, ग्रांट मिल जाता है, जो खर्च तो आपको रेंट के लिए 5 लाख रुपए का था, लेकिन सरकार ने उसको 50% का आपको सब्सिडी दे दी,
तो 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, यानी कि आपकी खर्चे में थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन खर्चा तो है और वो पैसा भी सरकार के खजाने से आया। तो कहीं ना कहीं उस सब्सिडी को आपको इसमें जिक्र करना पड़ेगा, अगर है तो। हर केस में सब्सिडी भी नहीं मिलती। तो मूल रूप से 4 घटक हैं, इनको 4 ब्रदर भी कह सकते हैं। 4 ऐसे कंपोनेंट हैं, फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये चारों चीजें किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए जरूरी होती हैं, जिसके आधार पर किसी वस्तु या सेवा की प्रारंभिक कीमत तय हो जाती है, और इसे ही कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। नंबर 2, बेसिक प्राइस। अब इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, खासकर जब ग्रॉस वैल्यू एडिशन वगैरह आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने देखा होगा कि जीवीए एट बेसिक प्राइस लिखा रहता है। अब फिर यहां पर एक टेंशन हो जाता है कि यार ये नई चीज क्या आ गई। फैक्टर कॉस्ट हमने पढ़ा बहुत, मार्केट प्राइस भी बहुत पढ़ा, लेकिन ये बेसिक प्राइस कहां से आ गया। तो देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में एक चीज होती है जिसे बेसिक प्राइस कहते हैं। और इसको आपको समझाने के लिए फॉर्मूला पर लाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो बेसिक प्राइस होती है, ये वास्तव में जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे कम से कम इतनी कीमत तो मिल ही जाए, कम से कम इतनी कीमत तो मिल ही जाए। तो इसको कहते हैं इज द वैल्यू और अमाउंट ऑन विच ए प्रोड्यूसर which a producer expects to receive from the consumer by selling 1 unit of product। यानी कोई भी वस्तु जो किसी फैक्ट्री, उद्योग या फर्म में बनाई गई है और बनाने की प्रक्रिया में जो एक मिनिमम कीमत जो प्रोड्यूसर या फर्म का जो मालिक है वो चाहता है कि कम से कम मुझे इतना तो मिल ही जाए, तो वो क्या हो जाता है, इट इज कॉल्ड द बेसिक प्राइस। डेफिनेशन समझ गए आप लोग कि बेसिक प्राइस क्या होती है। तो बेसिक प्राइस वो कीमत है जो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर तय होती है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर तय होती है। और उसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, और जो प्रोडक्शन सब्सिडी होती है उसे माइनस कर देते हैं। अब फिर देखिए 2 शब्द आपको नए मिल गए यहाँ पर, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी। इसको अब अलग से प्रोडक्शन टैक्स आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चूंकि इसकी जरूरत आ गई है तो आपको बता देते हैं एक बार कि देखिए, प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी उद्योग या कोई भी फर्म, कोई भी संस्था जो अपने उद्योग को लगाने के दौरान बहुत सारे ऐसे खर्चे करती है जो सरकार को किसी न किसी रूप में देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा भी है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फी, आप उद्योग लगा रहे हैं और उस उद्योग को लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी, पंजीयन शुल्क देना पड़ रहा है। या मान लीजिए आपने जो जमीन लिया हुआ है किराए से, उसका लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है। या आपने जमीन जो खरीदा है उसके बदले में, या आपकी फैक्ट्री जहां पर है उसके बदले में आपको कोई ना कोई रेवेन्यू देना पड़ रहा है जो लैंड रेवेन्यू के रूप में। अगर कोई ऐसा करार हुआ है गवर्नमेंट के साथ जो स्टाम्प ड्यूटी है, तो स्टाम्प ड्यूटी में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। स्टाम्प ड्यूटी में हजारों रुपए लगे, लाखों रुपए लगे। अब देखिए ये सब चीजें क्या हो गई है, ये प्रोडक्शन टैक्सेस के रूप में है, मतलब शुरुआती खर्च है ये। जब आपने फैक्ट्री लगाई तो एक तो आपको फैक्टर कॉस्ट की जरूरत पड़ी, दूसरा प्रोडक्शन टैक्स की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर सरकार ने आपको उद्योग लगाने के दौरान आपको कुछ सब्सिडी दी है, कुछ मदद दी है, कुछ अनुदान दिया है, तो आपको खर्चे से माइनस कर लेना है। तो फैक्टर कॉस्ट में से अगर प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे और प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक प्राइस। और ये बेसिक प्राइस वो कीमत है जो एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे वास्तविक तौर पर कस्टमर से मिले, ये वही प्राइस है। और इसमें क्या चीज जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन टैक्स जुड़ा हुआ है। और क्या घटा हुआ है, तो प्रोडक्शन सब्सिडी इसमें से घटा हुआ है। तो जब आप फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द बेसिक प्राइस। अब देखिए 2 चीज हो गई आपके पास, फैक्टर कॉस्ट
देन बेसिक प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पर जाने के लिए क्या करना होता है, आपको फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ना होता है और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाना होता है। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है ये भी हमने आपको बताया कि किसी इंडस्ट्री को जब आप लगा रहे होते हैं या लगाने की प्रक्रिया में या हर एक साल कुछ न कुछ रेवेन्यू सरकार को देनी पड़ती है। वो लैंड रेवेन्यू के रूप में हो सकती है, स्टाम्प ड्यूटी के रूप में हो सकती है, और साथ ही साथ किसी न किसी रूप में रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में, पंजीयन शुल्क के रूप में हो सकती है। तो वो जो कॉस्ट इसमें जुड़ा फैक्टर कॉस्ट में, वही तैयार करता है बेसिक प्राइस को। तो बेसिक प्राइस का फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। दो बात हो गई। तीसरी चीज मार्केट प्राइस, इसकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आप सुनते होंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस, है ना। तो जब आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे तो हर जगह आपको मार्केट प्राइस, कहीं बेसिक प्राइस, कहीं फैक्टर कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो उस दौरान हमें क्या क्या चीजें उसमें सोचना है। जब बेसिक प्राइस की बात करेंगे तो उसमें फैक्टर कॉस्ट में क्या जुड़ जाएगा, है ना, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी, इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप मार्केट प्राइस पे बात करेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाता है। मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस एट विच एन एसेट और सर्विस कैन बी बॉट और सोल्ड। मार्केट प्राइस वो प्राइस है, वो करंट प्राइस है, वो चालू कीमत है, जो वर्तमान में कीमत है, बाजार की कीमत है, जिस पर ऑन विच एन एसेट और एनी सर्विस, कोई वस्तु, गुड्स और कोई सेवा या कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा कैन बी बॉट और सोल्ड, या तो बेची जाती है या खरीदी जाती है। तो मार्केट प्राइस का मतलब यही हुआ कि भाई बाजार कीमत का मतलब यही हम समझेंगे कि कोई भी चीज की जो कीमत है, कॉस्ट है, जो वास्तव में जिस पर हम खरीद के ला रहे हैं, वो खरीद के लाने वाली जो कीमत है। मान लीजिए हमने आलू लाया और आलू हमने 25 रुपए का 1 किलो लाया, तो वो 25 रुपए पे दुकानदार ने हमें बेचा यानी कि सोल्ड, और उस 25 रुपए पे हमने खरीदा यानी कि हमने बॉट। तो वो कीमत जिस पर खरीदा या बेचा जाता है वही उसका मार्केट प्राइस होता है। लेकिन ये कैसे बनता है, तो देखिए मार्केट प्राइस कैन कन्वर्जेस, market price converges at a point where the forces of demand and supply meet, where the forces of demand and supply meet। ये जो मार्केट प्राइस बनता कैसे है, तो जहां डिमांड यानी कि मांग क्या है और सप्लाई कितनी है, इसी से मार्केट प्राइस बनता है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस जो है ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो इसी को हमने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोला कि मार्केट प्राइस कन्वर्जेस मतलब वहां जाके मिलता है। मार्केट प्राइस कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, उस बिंदु पर जाकर मिलता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मिल जाते हैं। वही चीज यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाएंगे वही बिंदु क्या बना देगी, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत बना देगी। अब देखिए यहां पर आपको ये जो तीन चीजें आपने पढ़ी, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, ये आपको इकोनॉमिक्स में हर जगह मिलेगा। जब आप कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे और सरकार की कोई रिपोर्ट आएगी तो आप कुछ चीजें फैक्टर कॉस्ट पे दिखेगा, कुछ मार्केट प्राइस पर दिखेगा, कभी बेसिक प्राइस पर दिखेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीबीए जो अलग से हम बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कई बार जीबीए एट बेसिक प्राइस आपको दिखेगा। तो जैसे आप को बेसिक प्राइस दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि बेसिक प्राइस का मतलब ये हो गया कि जो भी कैलकुलेशन है उसमें प्रोडक्शन टैक्स जुड़ा हुआ है और प्रोडक्शन सब्सिडी घटा हुआ है। तो वो जो टोटल कीमत निकला वो टोटल कीमत जो है वो बेसिक प्राइस पर है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि जिस कीमत पर लोगों ने
किसी चीज को खरीदा है या कोई सेवा प्राप्त की है, वो फाइनल कॉस्ट है उसकी, तो मार्केट प्राइस हो गया। तो जितने हमारे देश में जितनी भी वस्तु या सेवा है उसकी जो फाइनल कीमत है उसके आधार पर अगर आप तैयार करेंगे जीडीपी तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। अगर आप बेसिक प्राइस पर तैयार करेंगे यानी कि प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी उसमें जोड़ के फैक्टर कॉस्ट में, तो वो हो जाएगा बेसिक प्राइस पर जीडीपी। और अगर केवल आप फैक्टर कॉस्ट लेकर के जीडीपी तैयार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन देखिए ये मार्केट प्राइस जब आप बनाते हैं तो ये कैसे इन सब चीजों से जुड़ी हुई है, इसे हमने यहां पर एक फॉर्मूले में दिखाया है। जैसे अब मार्केट प्राइस कैसे बनता है, तो देखिए यहां एक और नई चीज मिलेगी आपको। मार्केट प्राइस बनेगा जब आप बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा देंगे। देखिए आ गई नई चीज यहां पर। अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी की, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ना है और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाना है। अब फिर परेशानी कि भाई ये अभी प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी की बात कर रहे थे, अब ये प्रोडक्ट सब्सिडी कहां से आ गया और प्रोडक्ट टैक्सेस कहां आ गया। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए नीचे हमने आपके लिए ये बना के रखा है कि प्रोडक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स होता है जब गुड्स पूरी तरह तैयार हो जाता है और सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, जैसे जीएसटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब सामान पूरी तरह तैयार है और सरकार ने बोला कि ये टैक्स भाई इस पे लगाओ और इसकी कीमत जो है, इसकी कीमत जब भी ये चीज बिकेगी तो इतना पैसा मुझे चाहिए। ये जो टैक्स लगा अलग से वो प्रोडक्ट टैक्सेस था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ चीजों पर छूट दे देती है, ग्रांट दे देती है कि भाई छोड़ दो इनको, कम कर दो कीमत को, है ना, वो सब्सिडी हो गया। जब फाइनली चीज बन गई है उसके बाद उसकी कीमत को कम कर दिया जाता है, वो हो जाता है प्रोडक्ट सब्सिडी। जैसे फूड सब्सिडी, खाना या खाने की चीज पूरी तरह तैयार है, बनी हुई है, उसकी कीमत भी पूरी लगी है, लेकिन सरकार बोलती है इन लोगों को इसकी कीमत 50 रुपए के बजाय इससे 20 रुपए लिया जाए, 30 रुपए हम भर देंगे। यहां पर क्या हो गया, फूड सब्सिडी। पेट्रोलियम या फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, पेट्रोलियम प्रोड्यूस होके आ गया, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होके आ गया। अब जब जा रहा है मार्केट में जब वो बिकने जा रहा है, वहां पर सरकार ने बोला इतनी कीमत नहीं रखना है, इसकी कीमत कम कर दीजिए, है ना, इसका जो सब्सिडी का पैसा है वो हम भरेंगे। क्या हो गया, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। कई बार ऐसा होता है किसानों ने कर्ज लिया और वो कर्ज लेने के बाद जो है उसको इंटरेस्ट देना भरना है किसानों को, या कोई भी हाउस होल्ड को, किसी भी व्यक्ति ने जिसने घर लिया हो या मकान लिया हो या कोई भी चीज के लिए कर्ज लिया हो, सरकार बोलती है ये इंटरेस्ट इनका जो है 8% लेने के बजाय आप 2% इंटरेस्ट लीजिए, 6% हम भर देंगे। क्या है ये सब प्रोडक्ट सब्सिडी का हिस्सा है। तो यहां पर जब आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक प्राइस, अब आप समझ चुके हैं बेसिक प्राइस क्या है, प्रोडक्ट टैक्सेस को उसमें जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब सामान के बनने के बाद लगने वाला टैक्स, और प्रोडक्ट सब्सिडी यानी कि फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुओं की कीमतों को कम किए जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोडक्ट सब्सिडी है, उसको माइनस कर दीजिए तो जो प्राइस बनेगा वो होगा मार्केट प्राइस, जिस कीमत पर दुकानदार आपको वो वस्तु बेचता है यानी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्केट प्राइस तो बेसिक प्राइस से बना है, तो क्या फैक्टर कॉस्ट से नहीं बन सकता? अरे भाई आपको अभी बताया फॉर्मूला कि फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस बन जाता है। तो यहां पर बेसिक प्राइस की जगह पे ये 3 चीज आप लिख दीजिए। क्या क्या लिख दीजिए? बेसिक प्राइस जैसे यहां पर लिखा है फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये किसका फॉर्मूला है? बेसिक प्राइस का लिख दिया हमने। और यहां से 2 चीजें आ गई, प्रोडक्ट टैक्सेस को इसमें ऐड कर दीजिए और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, तो क्या बन गया? मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप फैक्टर कॉस्ट में
प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करिए, प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कीजिए, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कीजिए एंड प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कीजिए। यानी कि एक शॉर्ट में और चीज देख सकते हैं, जब फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, इसको बोलते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। नेट मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। जब फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्सेस जोड़ा जाता है और नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़ा जाता है, यानी नेट प्रोडक्शन टैक्स एंड नेट प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तो ये तीनों मिलकर मार्केट प्राइस बन जाते हैं। यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स विल बिकम मार्केट प्राइस। ठीक, तो अब ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया कि बेसिक प्राइस मार्केट प्राइस से कैसे जुड़ा है, फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस से कैसे जुड़ा है, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कैसे जुड़ा है। ये फॉर्मूले पर आप नजर रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो इन फॉर्मूला जब हम बना रहे थे मार्केट प्राइस का, बेसिक प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का, तो हमें बार बार ये शब्द आ रहे थे हमारे सामने कि यार प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी। इन शब्दों को एक्सप्लेन करने के दौरान मैंने बार बार रिपीट किया। रिपीटेशन इसलिए बार बार करते हैं कि आपके जहन में अच्छी तरह ये सेट हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो जब आप प्रोडक्शन टैक्स की बात करेंगे तो देखिए, प्रोडक्शन टैक्स जैसे कि हमने बताया था, प्रोडक्शन टैक्स imposed on firm by virtue of producing something not depend on quantity of production। कब लगाया जाता है ये प्रोडक्शन टैक्स? कब लगता है? जब कोई फैक्ट्री, जब कोई उद्योग, जब कोई फर्म लगाया जा रहा हो या लगाया गया हो या कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हो। तो जब भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पे नहीं लग रहा है, बस इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने फैक्ट्री लगाई, आपने उद्योग लगाया, आपने जमीन किराए से लिया, आपको लाइसेंस लेना है, इसके लिए भी फीस देनी पड़ती है। वो जो सारी फीस है वो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब भी तो एक तरह का खर्चा ही है ना उद्योग लगाने वाले के लिए। तो इसको आप प्रोडक्शन टैक्सेस कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्सेस। क्लियर? प्रोडक्शन टैक्सेस की अगर बात होगी तो आप दो तीन चीजें ध्यान रखिए कि व्हेन एनी इंडस्ट्रियलिस्ट is establishing any industry, he also spend no money for registration fees, for land revenue also, and stamp duty also. And when these production taxes are included with factor cost के साथ इन्हें जोड़ देंगे तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और वो फैक्टर कॉस्ट के साथ आप जोड़ दीजिए और उसमें से क्या घटा दीजिए? प्रोडक्शन सब्सिडी को। तो मैंने अभी बताया क्या बन जाता है? बेसिक प्राइस बन जाता है ना। तो प्रोडक्शन टैक्सेस आप समझ गए कि प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है और प्रोडक्शन टैक्सेस से कैसे बेसिक प्राइस बन जाता है। ठीक, अब चलिए दूसरा देख लीजिए, प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस जस्ट इसका अलग होगा। प्रोडक्ट टैक्स जो होता है, प्रोडक्ट टैक्सेस, वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और ये पर यूनिट लगता है। कोई चीज बनी, अब फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और उन प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर चीज जो बना उसके ऊपर ये टैक्स लग जाएगा, है ना। तो अब ये टैक्स जो है पर यूनिट लगता है और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, और कंज्यूमर को देना पड़ता है, कंज्यूमर को, है ना, कंज्यूमर को देना पड़ता है ये टैक्स। यानी जैसे आप एक्साइज ड्यूटी देते हैं या जीएसटी देते हैं, जीएसटी कौन देता है? सरकार देती है क्या, या फैक्ट्री देती? नहीं देती है। जीएसटी तो अल्टीमेटली हमें ही भुगतना पड़ता है। जीएसटी उसमें लगा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं उसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है या फिर हमसे अलग से लिया जाता है। तो कंज्यूमर को उसका भुगतान करना होता है। इंपोर्ट ड्यूटी, कोई वस्तु बाहर से आया, उसकी कीमत में जुड़ गया,
है ना, वस्तु की कीमत में जुड़ गया इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई चीज बाहर गया उसकी कीमत में जुड़ गया। अब ये जो टैक्सेस जो हमने बाहर से लगा दिए ये हो गए प्रोडक्ट टैक्सेस। तो प्रोडक्शन टैक्सेस और ये प्रोडक्ट टैक्सेस। अब प्रोडक्ट टैक्सेस का भी हमने इस्तेमाल किया था जब हम मार्केट प्राइस बना रहे थे, व्हेन वी आर मेकिंग द मार्केट प्राइस। तो ये देखिए आपको हमने प्रोडक्ट टैक्सेस का एग्जांपल बताया था। जब हम बेसिक प्राइस बना रहे थे, when we are making basic price, then we use the production tax। जब बेसिक प्राइस बना रहे थे तो प्रोडक्शन टैक्स की जरूरत पड़ी थी, जब मार्केट प्राइस बना रहे हैं तो प्रोडक्ट टैक्स की जरूरत पड़ी। ऐसे ही अब सरकार क्या करती है, भाई सरकार को भी ये लगता है कि भाई हमारे देश में इंडस्ट्री लगे, उद्योग जो है लगेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर ये भी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कीमत जो है ऐसा हो, रिजनेबल हो, क्योंकि बताया आपको कि भाई मार्केट प्राइस क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई जो है मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। तो डिमांड और सप्लाई प्रॉपर बनी रहे जिससे कि प्रोडक्शन भी हो और जो उद्योगपति हैं उनको उसकी कीमत भी मिले और कंज्यूमर को सही कीमत भी मिले, उनको भी वो खरीदने के लिए प्रेरित होते रहे। तो सरकार को बैलेंस करना पड़ता है चीजों को। तो सरकार क्या करती है, जब दिखता है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा बन रहा है, इसमें खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो सरकार और लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ये बिकना भी चाहिए, लोग खरीदना भी चाहिए, तो सरकार क्या करती है उन चीजों पे सब्सिडी देती है। तो ये सब्सिडी के दो तरीके हो जाते हैं। पहला प्रोडक्शन सब्सिडीज। प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होते हैं, ये एक्चुअली इनपुट सब्सिडीज होते हैं। इनपुट सब्सिडीज ये जनरली जब उद्योग लगा रहे होते हैं या उद्योग लगाने के दौरान जब फैक्टर्स जब महंगे हो रहे होते हैं उनकी मदद के लिए दिया जाता है। तो इसमें हमने देखे ये सब्सिडी में उदाहरण इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर, किसानों को देते भाई बीज सीड जो है आप सस्ते में मिल जाए, आपको पानी इरिगेशन सस्ते में मिल जाए, जितनी कीमत लगनी चाहिए उससे सस्ती कीमत पे सरकार उनको दे देती है। तो ये क्या हो जाता है प्रोडक्शन सब्सिडी। अभी वस्तु बना नहीं है, बनाने की प्रक्रिया में है, लेकिन सरकार उनको मदद देती है, उसकी कीमत दे देती है, लेकिन उसकी कीमत सरकार को भरनी पड़ती है। सब्सिडीज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, सरकार क्या कहती है आप छोटे छोटे उद्योग लगाइए, आप जो है अगरबत्ती उद्योग लगाइए, आप मोमबत्ती उद्योग लगाइए, आप जो है कोई ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज पापड़ उद्योग लगाइए। अब वो उद्योग लगाने के लिए भी सरकार क्या करती है मदद करती है, सब्सिडी देती है। अभी उद्योग लगानी है, लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो सर हमें मशीन खरीदना है, क्या चाहिए तो हमें फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, तो क्या चाहिए तो हमें जो है टैक्स ना लगे, ऐसे आप हमें मदद कर दीजिए। यानी कई तरह से यानी उत्पादन अभी हुआ नहीं है, लेकिन उत्पादन करने की प्रक्रिया के दौरान ही सरकार बहुत सारी जगहों पर जो मदद करती है वो प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। और प्रोडक्शन सब्सिडी के मैंने उदाहरण यहाँ पर बताए आपको। इनपुट सब्सिडी होता है जो फार्मर्स को दिए जाते हैं, जो छोटे ग्रामीण और छोटे उद्योग लगाने की प्रक्रिया में दिए जाते हैं। और कई बार तो रेलवे भी मदद करती है। रेलवे भारत सरकार का एक मंत्रालय है, विभाग है। तो रेलवे क्या कहती है अगर आप अनाज भेजेंगे, अगर आप फल भेजेंगे, अगर आप सब्जियां देंगे तो रेलवे आपको इतना सब्सिडी देगी। इससे क्या होता है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस तरह से जब किसी चीज को प्रोड्यूस करने के दौरान जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है वो प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। और एक और चीज, अब ये प्रोडक्शन सब्सिडी का इस्तेमाल कहां किया था हमने, इसका इस्तेमाल किया था हमने बेसिक प्राइस को फॉर्म करने के दौरान। अब अच्छी तरह याद भी हो गया होगा कि मैंने कई बार रिपीट किया। जब हम बेसिक प्राइस का फॉर्मूला बता रहे थे, बेसिक प्राइस का फॉर्मूला, द बेसिक प्राइस बनने में फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये फॉर्मूला था। तो उसमें प्रोडक्शन सब्सिडी की जरूरत पड़ी थी। और अब एक बचता है प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो प्रोडक्ट सब्सिडी क्या है, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था, जैसे फूड सब्सिडी है। अब चावल तो वैसे 50 रुपए किलो मिलता है या
40 रुपए किलो मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को सरकार क्या करती है, वो 2 रुपए या 3 रुपए या 1 रुपए किलो देती है। तो ये पैसा तो सरकार को अपने खजाने से देना ही पड़ता है, लेकिन क्या है, सीधे सीधे प्रोडक्ट पर ये सब्सिडी दी गई। और क्या उदाहरण देख सकते हैं, पेट्रोलियम या फर्टिलाइजर के ऊपर जो सरकार सब्सिडी देती है प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर मान लीजिए इंटरेस्ट के ऊपर जो सरकार सब्सिडी देती है लोगों को, ये सब्सिडी फाइनल जो गुड्स ऑलरेडी मार्केट में है, पहुंच रहा है, उनके ऊपर मिलता है। इसीलिए जब हम मार्केट प्राइस तय कर रहे होते हैं तो हमें प्रोडक्ट सब्सिडी की जरूरत होती है। तो प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस minus product subsidy, and when these factors are included with factor cost, we make market price। यानी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट से आपको जरूरत होगी, पहली चीज फैक्टर कॉस्ट, दूसरी चीज प्रोडक्शन टैक्सेस, उसमें से माइनस कर दीजिए प्रोडक्शन सब्सिडी, और फिर चूंकि ये मार्केट प्राइस है तो अगर प्रोडक्ट टैक्सेस है तो प्रोडक्ट टैक्सेस उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर कोई प्रोडक्ट टैक्स है तो प्रोडक्ट टैक्स उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर कोई प्रोडक्ट सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उसे माइनस कर दीजिए। तो फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस अगर बेसिक प्राइस से निकालना हो तो इट इज ऑल्सो सिंपल। बेसिक प्राइस आपके पास है, उस बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। जो आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्ट टैक्स अलग होता है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी अलग होता है। तो जब आप बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़ देंगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। इसी तरह से आपको जब हमने बेसिक प्राइस बताया था तो बेसिक प्राइस में आपको बताया था कि फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। तो आप फैक्टर कॉस्ट से शुरू करके बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, इन तीनों को अच्छी तरह आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, फैक्टर कॉस्ट हो गया कोई भी इंडस्ट्री में। बेसिक प्राइस हो गया जिसमें फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स और जुड़ जाएगा और प्रोडक्शन सब्सिडी घट जाएगा। और जब मार्केट प्राइस में आप जाओगे तो आप इसी बेसिक प्राइस को निकालो, यहां बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दो और उसमें से प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर दो। अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, ये लिखा हमने फैक्टर कॉस्ट, और साथ में क्या करना पड़ेगा, ये जब बेसिक प्राइस के दौरान आपने देखा था फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, है ना, प्रोडक्शन टैक्सेस, उसमें से प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करिए और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर दीजिए तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और जो इससे रिलेटेड कुछ शब्द बीच बीच में आते रहते हैं जैसे प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडी एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको जीडीपी और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।